आज हम हिंदी विषय के उपविषय संधि व संधि विच्छेद को पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं संधि की परिभाषा। दो वर्णों, स्वर या व्यंजन, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। वर्ण किसे कहते हैं? वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, वो वर्ण कहलाता है। तो संधि की परिभाषा क्या है? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। कहने का अभिप्राय है कि जब दो वर्ण, मतलब चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, उनका मेल यदि स्वर के साथ होता है या फिर व्यंजन के साथ होता है, या स्वर का स्वर के साथ ही होता है या फिर व्यंजन का स्वर के साथ होता है, उससे होने वाले परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। दूसरे अर्थ में संधि का सामान्य अर्थ है मेल। मेल मतलब मिलना। इसमें दो अक्षर मिलने से तीसरे शब्द की रचना होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इसी को संधि कहते हैं। सरल शब्दों में दो शब्दों या शब्दांशों के मिलने से नया शब्द बनने पर उनके निकटवर्ती वर्णों में होने वाले परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। वही चीज़ है कि जब दो ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं तो उनमें जो परिवर्तन आता है वही संधि कहलाता है। अब संधि की इस परिभाषा को हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे मुनि जमा इंद्र। मुनि में जो अंतिम ध्वनि है वो है छोटी ई। इसी तरह से इंद्र में जो प्रथम ध्वनि है वो भी छोटी ई है। अब इन दोनों छोटी ई का मेल होकर जो परिणाम आया वो आया बड़ी ई, और हमारे पास शब्द बन गया मुनिंद्र। इसी तरह से शिव जमा आलय। यहाँ पर शिव में अंतिम ध्वनि आई है अ की, और आलय की प्रथम ध्वनि है आ। तो यहाँ पर जो परिणाम आया अ जमा आ, ये बना आ में। तो यहाँ पर शब्द बन गया शिवालय। इसी तरह से जगत जमा ईश, जगदीश। वाक प्लस मय, वांग्मय। परि जमा छेद, परिच्छेद। निहि जमा रस, नीरस। जो मैंने समझाया उसको हम शब्दों के माध्यम से इस तरह से कह सकते हैं कि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि के मेल से जो नया शब्द बनता है, इसे ही हम संधि कहते हैं। संधि को जान लेने के पश्चात अब इसके भेदों के बारे में भी जान ले। संधि के भेद। वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद हैं। ये हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इन भेदों को विस्तार से जानते हैं। पहला है स्वर संधि। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। दो स्वरों से उत्पन्न विकार, विकार का मतलब है परिवर्तन अथवा रूप परिवर्तन, को स्वर संधि कहते हैं। स्वर, जैसा मैंने आपको वर्ण विचार करते समय पढ़ाया था कि वे वर्ण जो बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं वो स्वर कहलाते हैं। तो जब इनका मेल किसी स्वर के साथ होता है, अर्थात जब किसी शब्द का अंतिम वर्ण स्वर होता है तथा दूसरे शब्द का भी पहला वर्ण स्वर ही होता है, तो जब इन दोनों का मेल होता है उससे जो परिवर्तन आता है वही स्वर संधि कहलाता है। अब हम इसे उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण देखिए, भोजन जमा आलय। अब भोजन शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो आ रहा है अ, क्योंकि न जो है वो व्यंजन है और इसमें अ मिला हुआ है, तो इसका जो मेल हो रहा है वो आले शब्द के आ के साथ हो रहा है। तो इन दोनों के मेल से जो परिवर्तन आया वो आया आ, अर्थात बड़ा आ। तो शब्द बनेगा भोजनालय। इसी तरह से लज्जा जमा अभाव। लज्जा का अंतिम वर्ण आ रहा है आ, जिसका मेल अभाव के प्रथम वर्ण अ से हो रहा है,
और इसका भी जो परिणाम आता है वो आ में आता है और शब्द बनता है लज्जा भाव, लज्जा भाव। इसी तरह से 1 जमा 1 अकैक, सूर्य जमा उदय, सूर्य उदय। स्वर संधि को समझने के पश्चात अब इसके भेदों को भी जान लेते हैं। तो इसके 5 भेद होते हैं। ये हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब हम इनके भेदों को विस्तार से जानते हैं कि ये है क्या। चलिए स्वर संधि के भेदों को विस्तार से पढ़ते हैं। इसका पहला भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। जब हमने वर्णों को पढ़ा था तो हमने हरिस्व और दीर्घ 2 प्रकार के वर्ण पढ़े थे। हरिस्व वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हम कम समय लेते हैं, जैसे अ, इ, उ और री। इसी तरह से दीर्घ जिनका उच्चारण करते समय हम हरिस्व स्वरों से दुगना समय लेते हैं। तो दीर्घ संधि की परिभाषा क्या है? जब हरिस्व या दीर्घ स्वरों का मेल होता है तो वे दीर्घ स्वर ही बन जाते हैं। कहने का अभिप्राय है कि जब शब्द के अंत में हरिस्व स्वर यानी अ, उसके बाद अगले शब्द का आरंभ दीर्घ अर्थात आ या फिर हरिस्व अ से हो तो उसका परिणाम जो आएगा, जो परिणाम शब्द में बनेगा वो आ से ही बनेगा। इसको ही हम दीर्घ संधि कहते हैं। इसका नियम जो मैंने अभी आपको समझाया है, इसे हम शब्दों के माध्यम से इस तरह से लिख सकते हैं। नियम 2 स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं यदि अ, आ, इ, उ और री के बाद हरिस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, इ, उ और री हो जाते हैं। दीर्घ संधि की इसी परिभाषा को हम उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दीर्घ संधि के लिए हरिस्व या दीर्घ का आपस में मेल होता है। चाहे वो हरिस्व पहले आए या दीर्घ पहले आए, उसका परिणाम जो है वो दीर्घ में ही आता है। उदाहरण देखिए, आ जमा अ। आ दीर्घ है और अ वर्ण जो है वो हरिस्व स्वर है, तो इसका जो परिणाम आएगा वो आ में ही आएगा। शब्द के माध्यम से इसे समझते हैं। विद्या जमा अर्थी। विद्या शब्द में जो अंतिम ध्वनि आ रही है वो आ की आ रही है। इसी तरह से अर्थी की जो प्रथम ध्वनि है वो अ की है, तो इसका जो परिणाम निकलेगा वो आएगा विद्यार्थी में, यानी आ। विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी। इसी तरह से लज्जा जमा भाव लज्जा भाव। इसका दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। आ जमा आ, इसका परिणाम आएगा आ में। उदाहरण है विद्या जमा आले। इन शब्दों में देखो तो जो विद्या का अंतिम वर्ण है उसमें जो ध्वनि आ रही है वो आ की आ रही है। इसी तरह से आले की जो प्रथम ध्वनि है वो आ है, तो इसका परिणाम बनेगा विद्यालय अर्थात आ। इसी तरह से महा जमा आशय महाशय। ई जमा ई मतलब हरिस्व ई जमा हरिस्व ई, ये दोनों मिलकर बन जाएंगी दीर्घ ई। जैसे गिरी जमा इंद्र, अगर हम इसका परिणाम देखेंगे तो ये बनेगा गिरेंद्र। इसी तरह से उ जमा उ, ये बनेगा दीर्घ उ अर्थात, उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। भानु जमा उदय, ये बनेगा भानुदय। मतलब जो 2 हरिस्व स्वर हैं, यहाँ पर नु में जो अंतिम ध्वनि आ रही है वो छोटे ऊ की आ रही है और जो उदय का प्रथम ध्वनि है वो भी छोटे ऊ की है, लेकिन इसका परिणाम क्या आएगा? बड़े ऊ में। दीर्घ संधि के पश्चात हम स्वर संधि के दूसरे भेद गुण संधि को समझते हैं। इसकी परिभाषा है अ आ के साथ इ या ई का मेल होने पर ए, उ या ऊ का मेल होने पर ओ तथा री का मेल होने पर अर हो जाता है। इसी को ही हम गुण संधि कहते हैं। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो दीर्घ संधि में जो 2 स्वरों का मेल होता है वो दोनों समान स्वर होते हैं, जबकि
गुण संधि के अंतर्गत होने वाला मेल जो है वो भिन्न स्वरों का होता है। चलिए इन्हें उदाहरणों के माध्यम से जान लेते हैं। जैसे आ जमा ई, इसका परिणाम आता है ए में। शब्दों के माध्यम से देख लेते हैं। महा जमा इंद्र, महा का अंतिम वर्ण आ है और इंद्र का प्रथम वर्ण ई है। जब इसका मेल होता है तो इसका परिणाम ए में निकलता है और शब्द बनता है महेंद्र। इसी तरह से चंद्र जमा उदय, चंद्रोदय। समुद्र जमा उर्मी, समुद्र उर्मी। गंगा जमा उर्मी, गंगोर्मी। देव जमा ऋषि, देव ऋषि। चलिए स्वर संधि के अगले भेद की तरफ बढ़ते हैं। यह है वृद्धि संधि। इसमें आ का मेल ए, जैसे कि हमने गुण संधि में पढ़ा था, आ का मेल जो है वो ई या बड़ी ई के साथ होता था तो वो ए में बनता था। और इसी तरह से आ का मेल यदि ऊ और ऊ के साथ होता था तो वो ओ बन जाता था। इसी तरह से वृद्धि संधि में आ का मेल यदि ए और ए के साथ होता है तो वो ए बन जाता है। और ओ और औ, मतलब और आ का मेल यदि ओ और औ के साथ होता है तो वो औ में परिवर्तित हो जाता है। इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे अ जमा ए जो बनेगा ए, जैसे एक जमा एक, यहाँ पर क की अंतिम ध्वनि अ है और ए की अंतिम ध्वनि एक की अंतिम ध्वनि ए है तो ये बनेगा ए, तो ये बन जाएगा अकैक। इसी तरह से नव जमा ऐश्वर्य, नवैश्वर्य। सदा जमा एव, सदैव। वन जमा औषधि, वन औषधि। चलिए अब हम स्वर संधि के अगले भेद यण संधि को पढ़ते हैं। इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। इ, ई, उ, ऊ या री का मेल यदि असमान स्वर मतलब इनसे भिन्न जो स्वर है यदि उससे होता है तो ई का य, ऊ का व और री का र हो जाता है। इसे ही यण संधि कहते हैं। इसे अब हम उदाहरणों के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे इ जमा आ, इसका परिणाम आता है या में। शब्द देखते हैं। अति जमा आवश्यक। अति शब्द में अंतिम ध्वनि ई की है, छोटी ई, और आवश्यक की प्रथम ध्वनि आ की है। अब जब ये दोनों मिलते हैं तो इसका परिणाम आता है या और शब्द बनता है अत्यावश्यक। तो यहाँ पर आधा त इसलिए आया क्योंकि त के साथ छोटी ई है जिसका मेल हमने आ के साथ करवाया और इसका परिणाम आया य से। और त व्यंजन है जो कि आधा रह गया तो यहाँ पर आधा त मिलाकर ये जो शब्द बना ये बना अत्यावश्यक। इसी तरह से मधु जमा आल्य, मध्वाल्य। अनु जमा एष्ण, अन्वेषण। पितृ जमा आदेश, पित्रादेश। यण संधि के बाद स्वर संधि के अगले भेद को विस्तार से पढ़ते हैं। ये है आयादी संधि। ये आयादी संधि कहाँ पर होती है इसको भी जान लेते हैं कि ए तथा ओ का मेल किसी अन्य स्वर के साथ होने से क्रमशः आय तथा आय अथवा अव और आव होने को आयादी संधि कहते हैं। समझ लीजिए कि यदि ए तथा ओ का मेल किसी अन्य स्वर के साथ हो, मतलब ए किसी शब्द की अंतिम ध्वनि में ए हो और उसका जो दूसरा शब्द है उसका मेल उस शब्द का जो प्रथम स्वर है वो कोई और हो, तो उनका जो परिणाम निकलेगा वो आय में निकलेगा। इसी तरह से पहले शब्द की अंतिम ध्वनि ए हो और उसका मेल किसी अन्य स्वर से हो तो वो बनेगा आय में। इसी तरह से ओ के साथ आव और औ के साथ आव यदि आता है तो उसका जो परिणाम निकलेगा वो आयादी स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। जैसे इसे उदाहरणों के माध्यम से जान लेते हैं। जैसे ए जमा अ,
ए के साथ भिन्न स्वर अ आया है तो ये बनेगा य में। जैसे ने जमा अन, यहाँ पर ए जमा अ, ये बनेगा य में, तो ये बन गया नयन। इसी तरह से गे जमा आ गायक, भो जमा अन भवन, भौ जमा उक भावुक। व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे।